18 फरवरी 2023 का दिन और खास करके रात अरुणाचल प्रदेश और भारत के इतिहास में बुलंद अक्षरों में दर्ज होगा। और इत्तेफाकन ये शिवरात्रि की रात थी। जो इशू 2017 में आग पकड़ने के बाद सो गई थी, फिर 2022 में एक हॉट इशू बनकर फिर से सामने आया था। 2023 में इसे जस्टिस मिल गया, ऐसा हम मान सकते हैं। नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इस संस्था ने आज तक कई अफसरों को जन्म दिया। भारत के संविधान के आर्टिकल 315 के अंतर्गत 4 अप्रैल 1988 में इस संस्था का गठन हुआ था और इसके बाद कई परीक्षाओं से इसने अरुणाचल प्रदेश के प्रशासन को मजबूत करने में, इसकी बुनियाद बनाने में मदद की। नो डाउट एपीपीएससी ने अरुणाचल प्रदेश के अपने स्थानीय लोगों को सिविल सर्विसेज में चयन कर इसकी बहुत सहायता की है और हर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह ही ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी ही है। इस संस्था पर लोगों का अपार विश्वास था और यही कारण रहा होगा कि इसने भी अपनी छवि को कभी बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब इस पर आरोप पे आरोप लगने लगे। क्वेश्चन पेपर्स में गलतियां निकाली गई, पेपर लीकेज के आरोप जो कुछ समय के लिए थम गया था, पर अब इस बार फिर से एक पेपर लीकेज का नया आरोप लगा। इस मुद्दे पर मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश इस दौरान एक बहुत ही टेंस स्टेज से गुजरा और जैसे कि आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीकेज के केस को लेकर ही यह टेंस स्टेज था। हजारों लोग सड़कों पर आ गए और इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि पब्लिक भी, आम जनता भी शामिल थी। पुलिस पर्सनल पर भी आरोप लगे कि उन लोगों ने पब्लिक पर पत्थर फेंके, लाठी चार्जेस किए, टीयर गैसेस चलाए विदाउट एनी प्रोवोकेशन। दरअसल अरुणाचल की जनता 2017 के पेपर लीकेज मामले को लेकर एक 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड सरकार के सामने रखा था। जो लोग इन डिमांड्स को नहीं जानते उनको बता दूं, चार्टर ऑफ डिमांड के लिस्ट में सबसे पहले डिमांड है वो है इमीडिएट अरेस्ट ऑफ चेयरमैन श्री निपोनाबम, सेक्रेटरी श्री जयंत कुमार रे, ज्वाइंट सेक्रेटरी सूरज गुरुंग, ज्वाइंट सेक्रेटरी निमा तोंद्रांग, डिप्यूटी सेक्रेटरी बाते कोयू एंड मेंबर्स श्री श्रिंग नाक्संग, मेजर जनरल जर्किन गामलिन, श्रीमती मेपोंग तदार बागे, मेजर जनरल जीएस बिश्त। दूसरी डिमांड है ईडी एंड कोर्ट मॉनिटर जुडिशियल प्रोब मस्ट बी इमीडिएटली इनिशिएटेड एंड ऑल्सो द इमीडिएट सीजर ऑफ द प्रॉपर्टीज और एसेट्स मूवेबल और इमूवेबल of all the arrested accused till the completion of the investigation process. Third demand है immediate dismissal or termination of accused state government officials involved in paper leakage or malpractices from 2014 till date for free, fair and transparent investigation. Fourth demand है impartial registration of complaints and investigations of all the examinations conducted by the APPSC and all the incumbent members, officials and staff of the commission from 2014 till date. The senior officials above the rank of Mr. Taket Jirang, the then Deputy Controller of Examination, must be arrested and dismissed from their respective posts and jobs. The fifth demand is any examination conducted by the Arunachal Pradesh Public Service Commission, if found to have any kind of malpractices like paper leakage or other corrupt practices with even a single instance, must be immediately declared null and void and the same must be reconducted. The sixth demand is no examination is to be conducted till the completion of the investigation process in entirety and fulfillment of other demands. The seventh demand is the standard operating procedure known as SOP must be prepared with the participation of at least 2 aspirants. The eighth demand is justice for Ms. Mudang Yabyang, person with disability deprived candidate, and the streamlining of person with disabilities section criteria. The ninth demand is Whistleblower Act must be brought and implemented within 1 month, providing both protection and rewards for any whistleblower in the state. The 10th demand is until and unless all the aforementioned demands are fulfilled strictly, no examinations are to be conducted by the APPSC. If any examination is to be conducted due to any reason, then the Union Public Service Commission must be endorsed for the same. The 11th demand is to publish the 3-member IAS committee report of APPSC Assistant Engineer Civil Services paper leakage issue. The 12th demand is immediate recall of the 3 state government officials posted under APPSC. The 13th demand is if the government and the commission adamantly decide to go ahead with any examination process without fulfilling the aforementioned demands, then each aggrieved candidate of any examination till date affected due to any discrepancies, malpractices, corrupt practices, etc. on the part of the government officials of the APPSC
Any person associated with the examination or any person involved must be financially compensated with the sum of rupees 5 lakh. Further, each candidate should also be compensated with the sum of rupees 5 lakhs for any examination to be conducted in future if the respective examination is found to have malpractices and corrupt practices such as paper leakage at the later stage. लेकिन इस मुद्दे पर आने से पहले मैं कुछ और मुद्दों पर रोशनी डालना चाहूंगा। पहला, कोई भी सरकार या सिस्टम परफेक्ट नहीं होती, और वो इसलिए परफेक्ट नहीं होती क्योंकि हम खुद परफेक्ट नहीं होते, लोग परफेक्ट नहीं होते। अगर हम एक ऐसे राज्य, एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जो हर तरह से परफेक्ट हो, तो सबसे पहले हमें खुद को परफेक्ट बनाना पड़ेगा, खुद परफेक्ट होना पड़ेगा। दूसरा, हर बड़ी शख्सियत या हर बड़े नेता पर लगाए गए सारे आरोप सच नहीं होते। चलिए अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि उनका राज्य अभी चर्चा में है। हाल ही में एक न्यूज चैनल पर मैंने इनके बन रहे घर पर सवाल उठते सुना था। मैं खुद वहां जाकर तो नहीं देखा हूं, पर कई करोड़ों का बताया जाता है, और उस पर यह सीधा आरोप था कि चीफ मिनिस्टर ने इस घर को घोटाले से बनाया है। पर मैं जहां तक जानता हूं, उनके पेमा खांडू के साथ नहीं हूं, लेकिन जहां तक जानता हूं पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर बनने से पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास पैसों की कमी कभी नहीं रही होगी। अभी उनकी गलती तो नहीं है कि वे स्वर्गीय दोरजी खांडू के बेटे बनकर पैदा हुए, अपॉर्चुनिटी मिली, पैसा कमाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आई एम नॉट सपोर्टिंग पेमा खांडू, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पेमा खांडू अगर चीफ मिनिस्टर नहीं भी बनते तब भी वे इससे भी बड़ा घर बना सकते थे। तो कभी कभार इस तरह के बेटों की बेबुनियाद बातें भी होती हैं। खैर, जिन्होंने ये बातें रखी हैं वे कुछ आधार पर बात कर रहे होंगे। आई डोंट हैव मच टू कमेंट ऑन दिस। तीसरी बात, हम माने या ना माने, लेकिन मौजूदा सरकार ने बाकी कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तुलना में डेवलपमेंट पेस को बहुत तेज किया है। आप सड़कों की बात कर लीजिए, आप एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, आप कनेक्टिविटीज की बात कर लीजिए, जैसे कि आपके रेलवेज हैं, एयरवेज हैं। इन सब का होना ही अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सबूत है। अब PMGSY मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी बहुत सारे दूर दराज के जो गांव हैं उन्हें रोड से कनेक्ट कर दिया गया है। ये कभी पहले नहीं होता था। अब ये मत समझिएगा कि मैं सरकार की तरफ से बोल रहा हूं, मैं बस वही बोल रहा हूं जो सच है। युद्ध में अगर सेना जीत जाती है तो इसका श्रेय सेनापति को जाता है, अगर हार जाती है तो भी सेनापति का ही नाम आता है। अगर लोग राज्य की प्रगति के लिए लीडर को श्रेय देते हैं तो इसकी बुरी दशा के लिए भी लीडर को ही जिम्मेदार मानी जानी चाहिए। यह सही भी है हमें, लेकिन एक बात जहन में रखनी होगी कि सिस्टम एक इंसान से नहीं चलता। हमारे सिस्टम के 3 बहुत जरूरी अंग हैं, ब्यूरोक्रेट्स, लेजिस्लेटिव्स और एग्जीक्यूटिव्स, एंड ऑफ कोर्स जो 4th पिलर हम बोलते हैं वो है हमारे मीडिया। वैसे तो सिस्टम में ईमानदार लोगों की कमी नहीं, पर यहाँ करप्ट लोगों की भी कमी नहीं है। इसलिए करप्शन को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए मान लेते हैं एक स्कूल है और स्कूल में एक प्रिंसिपल रहता है। उनकी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पढ़ाने से लेकर अकाउंट मेंटेनेंस, एडमिशन, गार्डनिंग, प्लम्बिंग, स्कूल के फंक्शन, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ। अब क्योंकि ये सारी चीजें एक इंसान से नहीं संभाली जाएगी, तो प्रिंसिपल क्या करते हैं, वे अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग लोगों को इंचार्ज बनाते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल, द सिस्टम ऑफ द स्कूल। नाउ अगर एडमिशन के वक्त वो पर्टिकुलर इंचार्ज जो एडमिशन देखता हो वो किसी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो एडमिशन के लिए, और ये केवल सरकारी स्कूल में देखा भी जाता है, नॉट इन अरुणाचल बट, या अगर माली चोरी छुपे फूल बेच भी देते हैं और अगर प्रिंसिपल को इस बात का पता ही नहीं, स्टूडेंट की तरफ से भी ये बताया नहीं जाता, फूल खरीदने वालों की तरफ से भी बताया नहीं जाता क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा है, तो बेचारा प्रिंसिपल क्या और कैसे एक्शन ले। अब आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल को इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। नहीं, थ्योरेटिकली आप सही हो, आप ठीक हो, पर अगर आप प्रिंसिपल होते, उनकी जगह होते, तो आप क्या करते? प्रैक्टिकली सोचिए। सेम चीज, ये जरूरी नहीं कि हर करप्शन प्रिंसिपल या हेड ऑफ गवर्नमेंट या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से ही हो। बहुत ज्यादा हद तक उनके लेवल के नीचे के हिस्से से करप्शन की बुनियाद खड़ी होती है, और ऊपर वाले को कभी कभी शायद पता भी नहीं चलता। एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से मिलने के लिए अगर चौकीदार पैसे ले रहे हो तो डॉक्टर की क्या गलती, जबकि उनको पता भी नहीं है। अपना नंबर जल्दी लगवाने के लिए कभी कभी इसके चक्कर में मरीज भी चौकीदार को पैसे दे देते हैं, और ये बात ना वो डॉक्टर को बताते हैं और ना ही अथॉरिटी को। तो इसमें सुधार कैसे आ सकता है? शायद मेरे एजम्पशंस गलत हो सकते हैं, पर मुझे लगता है भ्रष्टाचार के कई किस्से लोअर लेवल पर ही लिखे जाते हैं, और इस आधार पर मुझे नहीं लगता कि पेमा खांडू जो 1000 करोड़ के मालिक हैं वे 10-20 लाख के नौकरी की बिक्री में शामिल होते होंगे। बन गई, मैं नहीं कह रहा कि कोई गरीब इंसान अगर चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो वो करप्ट होगा, बिकॉज देयर आर पीपल, हम जानते हैं, हु वर्क विद इंटीग्रिटी, एम्बिशन एंड प्रिंसिपल्स इन देयर लाइव्स।
तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी सीधा मुख्यमंत्री को भी चोर करार देना जस्टिफाइड नहीं होगी। मेरी नज़र से देखेगा तो इस बार लेकिन अरुणाचल प्रदेश की सरकार और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी APPSC को इन दोनों को एक अपना इमेज क्लियर करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, अ गोल्डन चांस। इस मसले को सुलझाकर सरकार अपनी क्लीन इमेज को बरकरार रख सकती है और आपके प्रशंसक भी शायद यही चाहेंगे। ये बात तो देखिए ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही थी और शायद लोअर लेवल पर ही चल रही थी। सिस्टम का हायर अप्स को यह भी अच्छा मौका हाथ लगा है कि लोअर लेवल के उस करप्ट सेक्शन को क्लीन कर दें। यह बहुत हद तक हो भी रहा है। देखिए हमने देखा है कई अरेस्ट हुए, कई सस्पेंशंस भी हुए, कई टर्मिनेशंस भी हुए, ये सब हमें देखने को मिली। लेकिन 17 फरवरी के अगर हम सिचुएशंस को देखें तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो शायद अवॉइड हो सकती थी और जितने भी पुलिसकर्मी और पब्लिक इंजर्ड हुए हैं उन्हें रोका जा सकता था। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल SP बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, IPS। एक दो बार मेरी उनसे मुलाकात हुई है, अ नाइस जेंटलमैन। पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि 17 फरवरी को सेंट्रल आर्म फोर्सेस या रिजर्व बटालियन को नहीं लाया जाना चाहिए था। ये एक पीसफुल रैली थी। सिविल पुलिस कुड हैव बीन अ बेटर, आई वुड से अ वाइजर चॉइस, एक बेहतर चॉइस होता। सिविल पुलिस को छोड़कर बाहर के जितने भी फोर्सेस ज्यादातर मौकों में एक्सेसिवली रिएक्ट करते हैं। वे तो लाठी चार्ज कर देते हैं, मौका मिलने पर गोली मार देते हैं, फिर चले जाते हैं पोस्टिंग कहीं और बदनामी सरकार की होती है और दुश्मनी भी वही उसी जगह बनी रह जाती है और आलोचकों को भी एक अच्छा मौका मिल जाता है आपको सरकार को बदनाम करने का। बाकी राज्यों में आम जनता पत्थरबाजी के लिए जाने जाते हैं, पर सुने बयान के मुताबिक यहाँ फोर्सेस ने पब्लिक पर पत्थर बरसाए। आई थिंक इट वॉज अनकॉल्ड फॉर। वायलेंस का कोई दरअसल एक्सक्यूज ही नहीं होता, जस्टिफिकेशन ही नहीं होता अनलेस जान पर बनाए। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, दर्द होता है ना दिल पे सुनता हूं तो। इस बीच कुछ स्टूडेंट्स यूनियन के नाम भी उछाले गए, लेकिन इस पर भी हमें दोबारा गौर करना पड़ेगा कि वे क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाए। जिन बॉडीज को इन मसलों में आगे रहना चाहिए था वे क्यों पीछे रह गए। देखिए अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि आप एस्पायरेंट्स में से कई ऐसे नहीं हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स इलेक्शन में कैंडिडेट से पैसे नहीं लिए हो, उन पैसों से आपने रेस्टोरेंट में एंजॉयमेंट नहीं की हो, उनसे आपने स्कूटर या बाइक नहीं खरीदी हो। यहां आकर आप फंस जाते हो, बुरी तरह फंस जाते हो। आपको देने के लिए पैसे कहां से आए होंगे? बहुत मुमकिन है कि वो पैसे इसी करप्ट सिस्टम से आए होंगे। आपने सोचा आपने पैसा लिया, खाया पिया और आप भूल गए। ऐसा नहीं होता। शायद उन्हीं पैसों की वजह से जो आपने लिए हों आज कई स्टूडेंट्स यूनियन बॉडी इस मुद्दे से दूर हैं और पब्लिक के लिए भी यही लागू है। पैसे देकर आपसे वोट खरीद कर उन्होंने आपसे अपना हक खरीद लिया है। कुछ अनस्क्रप्टस लोग मिनिस्ट्री में सिस्टम में बैठ गए हैं, सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं। सरकार और सिस्टम के खिलाफ आंदोलन ठीक है, गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सही है, पर सिर्फ दूसरों की गलतियों पर नहीं, अपनी गलती के खिलाफ भी क्रांति कीजिए, वरना हर महीने, हर हफ्ते, हर साल आपको सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अपने वोटों को, अपने हक को, अपने राइट्स को बेचना छोड़ दीजिए, फिर आप हक से अपना हक मांग पाएंगे। ग्यामर पादांग के पहले एपिसोड के 6 महीने करीब बाद जनता के 13 पॉइंट डिमांड को सरकार ने मान ली, लेकिन यह समझना जरूरी है कि अभी सिर्फ एक्शन इनिशिएट हुआ है, फुलफिल नहीं हुई है। इस पूरे एपिसोड और सरकार की मांगों को लेकर रजामंदी से कई बातें निकल कर आ सकती है। कुछ आलोचक यह भी कह सकते हैं कि सरकार हार गई है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि राज्य के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए उठाए गए कदम सरकार और राज्य, देश के लिए, सबके लिए जीत है। कुछ ये भी कह सकते हैं कि 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे है और क्योंकि द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रही है इसलिए सरकार को यह बात माननी पड़ी। हो सकता है यह भी एक फैक्टर हो सकता है, पर हम अगर फाइनल रिजल्ट्स को देखें तो यह भी देश की ही जीत है। अगर हम इसका पॉजिटिव एंगल को देखें ना तो इस मुहिम ने साबित कर दिया है कि जनता की आवाज में बहुत ताकत होती है और अगर हम चाहे तो सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं। वी कैन चेंज द सिस्टम। इस मुहिम को किसी भी यूनियन या एसोसिएशन ने लीड नहीं किया, यहां माता पिता, भाई बहन सब ने मिलकर साथ दिया। हमें पता चल गया कि जनता खुद एक यूनियन है और यह हर यूनियन का बाप है। इस आंदोलन ने यह भी सिखा दिया कि आज का समाज, खास करके आज की युवा पीढ़ी कम्युनिटी, ट्राइब, क्लान, जात पात जैसी तकैनुसी सोच नहीं रखते। वे इस गंदगी से उभर गए हैं। उनकी सोच में वो पुराने ख्यालात की गंदगी नहीं है। It is also a lesson to the people who kept thinking that they can befool the system, they can befool their fellow citizens, they can befool the people. वीडियो को खत्म करने से पहले अपनी ओर से इस आंदोलन में जितने भी प्रोमिनेंट चेहरे थे
जैसे गेमर पदांग, सोल दोदुम, तेचीपुरु, तादाकनालो, रक्पी बागरा और बाकी सभी के साथ राज्य सरकार को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें सबकी जीत है, कोई हारा नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं समाज की ताकत, आम जनता को इस बात की जीत के लिए बधाई देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।